प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आप लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें संघ पर आधारित सवाल लगाए थे। प्यारे बच्चों, उसमें से आपका जो पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, उसको मैं आज बता रहा हूँ बच्चों। कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ थी उसमें, इसलिए उसको आज मैं आपको नए सिरे से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। और पहला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट और एकदम परिभाषा की ही दृष्टि से था वो। यदि आपको संघ की परिभाषा आती होगी, यदि आपको संघ के परिभाषा को परिभाषित करना आता होगा, तो प्यारे बच्चों आप उसको आसानी के साथ सवाल को लगा सकते हो। आपका ऐसा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो आपके परिभाषा से ही जुड़ा है, संघ के परिभाषा से ही जुड़ा है बच्चों। आइए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC 90 अंश है। त्रिभुज को पहले भुजा AB के गिर्द घुमाया गया, मतलब उसके परितः घुमाया गया, और भुजा BC के गिर्द, फिर इसके बाद भुजा BC के गिर्द, यानी जो समकोण बनाने वाली भुजा है बच्चों। यहाँ पे समकोण मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90 अंश दिखाई पड़ गया। त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश हो जाता है किसी त्रिभुज में, तो वो क्लियर है, वो आपका समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो एक बार पहले AB भुजा के गिर्द घुमाया गया है, फिर इसके बाद BC के भुजा के गिर्द घुमाया गया है। इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है, तो x के मान की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर x% अगर अधिक बता रहा है तो सबसे पहले आप पता करो कि आयतन की दृष्टि से पहला शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से कितना % अधिक है। बस आप तुलना कर देना, वही x का मान आ जाएगा। अब सवाल को हम लोग पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पर समझिए इसका चित्र कैसे होगा प्यारे बच्चों। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्यों समकोण त्रिभुज बनाएंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि इसने बोला है AB BC 3 4 दिया, इसके बाद ABC बराबर 90 अंश दे दिया। इसका मतलब यही हो गया कि अगर एक कोण त्रिभुज का एक कोण बच्चों 90 अंश दे दिया, तो इसका मतलब वो त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ये 3 सेंटीमीटर है, AB कर दे रहा हूँ मैं C, ABC, क्योंकि B पर कोण बनेगा 90 अंश, तो B यहाँ पर होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद BC बराबर प्यारे बच्चों आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहो तो AC का भी मान निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके आप AC का भी मान निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। लेकिन इसने आयतन की बात बोला है, तो यहाँ पर इसके AC की भुजा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसने पहली स्थिति में क्या बोला है और क्या इसने समझाया है। आप समझने का प्रयास करिएगा। त्रिभुज ABC बन गया है, इसकी भुजा AB ये है और BC ये। अब AB के परितः घुमाने पर AB के गिर्द घुमाया गया, तो मतलब क्या है, AB के गिर्द घुमाने का मतलब AB के परितः घुमाया जा रहा है। अब AB के परितः अगर घुमाया जा रहा है बच्चों, तो AB को स्थिर रख करके BC को घुमाया जाएगा, क्योंकि इसने बोला है AB के परितः घुमाया गया। त्रिभुज को पहली भुजा AB के परितः घुमाया गया, कहने का मतलब इसको यहीं पर रोक दिया गया और इसके बाद इस BC भुजा को चारों तरफ ऐसे ही घुमाया गया। अब BC जब चारों तरफ बच्चों घूमेगा तो देख लीजिए एक शंकु बनेगा, और उस शंकु की जो त्रिज्या होगी आपको याद होना चाहिए। अगर परिभाषा आपको बताया गया था तो वहाँ पर एक बात क्लियर आपको बताई गई थी कि जिस भुजा को घुमाया जाता है वो उसकी त्रिज्या हो जाती है, और जिस भुजा को स्थिर रखा जाता है वो उस शंकु की ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, AB के गिर्द घुमा रहा है तो BC घूम रहा है, तो BC जो होगी इस शंकु की, जो बनने वाली शंकु होगी, इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा चित्र में। तो पहली स्थिति में इसने AB के परितः घुमाया है, AB के गिर्द घुमाया गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कंडीशन नंबर 1 लिख करके स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि इसने क्या कहा कि AB के परितः घुमाया गया। तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन नंबर 1, AB के परितः घुमाने पर, AB के परितः घुमाने पर बच्चों देखिए क्या क्या मालूम होगा, क्या क्या एक शंकु के लिए क्या क्या मालूम हो जाएगा। देखिए AB के परितः घुमाने पर शंकु की त्रिज्या R क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो घूमेगा बच्चों वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी R बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जिसके गिर्द घुमाया जाता है बच्चों वो उसकी ऊंचाई हो जाती है, H बराबर हो जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात।
ये पहली स्थिति है। तो अब पहली स्थिति में इस शंकु बनने वाले शंकु का आयतन निकाल लो, क्योंकि इसने बोला कि दोनों स्थितियों में जो शंकु बन रहा है उनके आयतनों की तुलना की है। तो इसका मतलब अब आप पहली स्थिति में, अगर आप ध्यान दीजिए, पहली स्थिति में ए बी के परितः घुमाने पर शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो v बराबर बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखोगे 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, और पाई को पाई ही रहने दो। इसके बाद आर के स्थान पे बच्चों आपको यहाँ पर 4 आया तो 4 का वर्ग रखा जाएगा यहाँ पर, और एच के स्थान पर 3 ही रखा जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 पाई हो जाएगा। कितना पाई आ जाएगा, 16 पाई आ जाएगा। इतना घन सेंटीमीटर ये आयतन आया कब का, इतना घन सेंटीमीटर आयतन आया जब उस समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी के परितः घुमाया जाता है बी सी को। तो ठीक है, पहली स्थिति हो गई। पहली स्थिति में इसका 16 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन आया। दूसरी स्थिति देख लो प्यारे बच्चों, दूसरी स्थिति में जब बी सी के परितः घुमाओगे, बीसी के परितः घुमाओगे, बीसी के परितः घुमाने पर देखिए क्या क्या बनती है, क्या क्या त्रिज्या बनेगा घुमाने पर। शंकु जो बनेगा बच्चों, देखो मैं इसकी आकृति भी अलग कर दे रहा हूँ, इस तरह से है, बिल्कुल वही आकृति है प्यारे बच्चों। ये देखिए इस तरह से, ये ठीक है, ए बी सी, यहाँ 90 अंश, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब की बार क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, इस BC के परितः घुमाया जा रहा है। तो जब BC के परितः घुमाया जाएगा, यानी BC के गिर्द घुमाया जाएगा, तो AB चारों तरफ घूमेगा, अर्थात AB, ये जो AB है ऐसे घूमेगा, चारों तरफ ऐसे जाएगा। तो ये इस तरह से आकृति बनेगी, ये आकृति बनेगी। ठीक है, ये आकृति बनेगी। शंकु देख लीजिए, यहाँ पर एक नया शंकु बनेगा, और जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दूसरी स्थिति में BC के परितः घुमाने पर R बराबर बच्चों होगा 3 सेंटीमीटर, और H बराबर जो प्यारे बच्चों आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब ये बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो अब आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, इसके भी आयतन निकाल सकते हैं। इसका V बराबर अगर निकालोगे प्यारे बच्चों, अब V बराबर निकालोगे, फिर वही सूत्र है, क्योंकि शंकु है, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे मान रखोगे। ठीक है, अब मान रखोगे 1/3 हो जाएगा, पाई रहने दो। इसके बाद क्या करना, आर के स्थान पे आपको 3 का वर्ग रखना है बच्चों, और गुणे यहाँ पर 4 रखना है। इसको 1/3 लिख दो, और पाई गुणे 3 त्रिका 9, या 3 की 1 पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपका ये बच्चों कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। ये 12 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये दूसरे का आयतन आया, ये दूसरे का आयतन आया। यहाँ पर इस सवाल में आपके समझिए 2 सवाल हैं, है सवाल एक, लेकिन 2 सवाल बना रहा। पहला क्या कि जब उसने समकोण बनाने के लिए भुजा AB के परितः घुमाया तो एक शंकु बना, उसके आयतन को निकालना पड़ा। अब जब BC के परितः निकाल रहा है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर BC के परितः घुमाने पर एक दूसरा शंकु बना, और उस दूसरे शंकु का आयतन निकाला गया जो कि 12 पाई आया। पहले शंकु का आयतन कितना था, 16 पाई आया था। अब ये कह रहा है कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में निकाला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बता दो हमको यहाँ पर कि कितना अधिक है, इतना हमको बताओ कि कितना अधिक है। अगर ये 16 पाई है और ये 4 पाई है, बताइए पहले का आयतन अगर 16 पाई आया है, दूसरे का आयतन 12 पाई आया है, तो इसका मतलब कितना अधिक है। तो आप जब अंतर करोगे तभी पता लगेगा। तो आयतन में वृद्धि है, आयतन में जो अधिक है, आयतन में वृद्धि तो हो रहा है। वृद्धि कितना है या अधिक कितना है, या आप ऐसे लिख सकते हो, आयतन में अधिकता। अब आप बताओ अधिकता का मतलब जो अधिक होगा उसी के लिए चर्चा होगी। तो 16 पाई है, ये 12 पाई, अधिकता कितनी हो रही, 16 पाई में से 12 पाई क्या करोगे आप बच्चों, घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई की अधिकता है। और वो भी किस वाले शंकु में, पहले वाले शंकु में। जब उस AB के परितः घुमा रहा है तब का जो आयतन आ रहा है बच्चों वो 16 पाई आ रहा है, जो कि 4 पाई अधिक है। ठीक है, 4 पाई देखिए दूसरे आयतन से 4 पाई अधिक है। अब ये अधिक आया है, लेकिन अगर ये अधिक प्रतिशत में कह रहा है बच्चों, तो अब इसी को प्रतिशत में बदल दो। कैसे बदला जाएगा, प्रतिशत अधिक अगर निकालना होगा बच्चों, जो अधिक की राशि है, तुलना आपको किससे करना, बस इतना जानिए
कितने किससे तुलना करना, क्योंकि दूसरे शंकु से पूछा है, यानी दूसरे शंकु से तुलना करना है। तो कहने का मतलब बटे में कौन जाएगा बच्चों, जो तुलना की जाती है वो राशि 12 पाई नीचे आ जाएगा, 12 पाई हो जाएगा और ऊपर 4 पाई होगा और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब आप यहाँ इनको सरल कर सकते हो, 4 तिहाई 12, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भाग करोगे बच्चों आ जाएगा 33, सही 1/3%। यही इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एकदम कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन एकदम आसान है। बस यही कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी, डिटेल में लिखी इसलिए क्योंकि जिससे आपको बातें क्लियर हो जाए। आप चाहोगे तो इसको आप कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिख सकते हो और उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि इसने जो पूछा है लास्ट में, जिससे तुलना की जा रही है, जिसे कह रहा कि पहला दूसरे से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप दूसरे का अगर कितना अधिक है वो निकालना है और तुलना दूसरे से कर रहा है, दूसरे शंकु से कर रहा है, तो बच्चों बटा यहाँ पर 12 पाई हमने लिखा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये प्रतिशतता से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रतिशतता में जानते हो किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे बच्चों, वो आप आसानी के साथ लगा लोगे। ठीक है, अब इस हिसाब से आप बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है बच्चों। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यही एकदम सही आंसर है। आप इसी को टिक करेंगे, यही आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। आशा करूँगा ये बातें पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक परिभाषा आपको नहीं क्लियर, इसीलिए पहला जो शंकु का वीडियो है जहाँ पर सूत्र और प्रश्न बेसिक क्वेश्चन लगवाए गए थे, वहाँ पर सूत्र में देखिएगा हमने इससे पहले इसकी परिभाषा बताई है। परिभाषा को ध्यान से देखिए और इसके बाद फिर आप इन सब सवालों को लगाओगे तो आसानी के साथ बच्चों उसको लगा लोगे। बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आज का दूसरा क्वेश्चन और कह लीजिए पार्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। क्योंकि आप अगर उसी सीरीज़ में आगे जाओगे तो कल का पहला क्वेश्चन मैंने आज पहले ही बताया और कल 5 क्वेश्चन हो गए थे, सीरियल 5 तक हुए थे। 6वां क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूँ बच्चों। ये आज का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 16 का पहला ही क्वेश्चन होगा बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या दी गई है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर शंक्वाकार तंबू बनाना बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने जब इसके सूत्र को बताया था, तो यदि कभी भी तंबू बनाने की बात करता है, क्रिमिंच बनाने की, कोई भी तंबू शंक्वाकार बनाने की बात करता है, तो क्या निकालना होता है बच्चों, उसका वक्रपृष्ठ निकालना होता है कि जितना उसका वक्रपृष्ठ होगा वही उतने ही चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो ये देखिए ऊंचाई दे दिया, त्रिज्या दे दिया। तो एक काम करते हैं कि जिस शंक्वाकार तंबू को बनाना है हमको बच्चों, जिस शंक्वाकार तंबू को बनाना है उसका हम वक्रपृष्ठ पता कर लेते हैं, कितना क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा। ठीक है, अगर हमको ये पता लग गया कि कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, और क्षेत्रफल आपको मालूम है एक शंक्वाकार डेरे का या एक शंक्वाकार तंबू का या एक शंक्वाकार आकृति का जो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है, इसके वक्रपृष्ठ की ही बात करता है वो, इसके वक्रपृष्ठ की बात करता है। क्योंकि जो आपका एक शंक्वाकार तंबू यहाँ बनाने की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, वो तंबू के वक्रपृष्ठ में जो कपड़ा लग रहा है, वक्रपृष्ठ में जो कपड़ा लग रहा है उसी कपड़े की लंबाई को पूछ रहा है। क्योंकि चौड़ाई तो दे दिया कि इतना 1.25 सवा 1 मीटर का चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, मतलब अब लंबाई पूछ रहा है। जिस कपड़े की चौड़ाई कितनी दी गई है, 1.25 मीटर दिया गया है। तो लेकिन सबसे पहले समझने की क्या ज़रूरत है प्यारे बच्चों। चलिए छोड़िए क्वेश्चन को, इसने जो बोला मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर समझने की क्या ज़रूरत है कि जैसे इसने बोला कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तुरंत उसके वक्रपृष्ठ पे हम चर्चा करेंगे, तुरंत उसके वक्रपृष्ठ के फार्मूले को लगाएंगे। अब एक शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको मालूम है कि जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ वही उसमें जो कपड़ा लगेगा उसकी कपड़े के आकार को कहते हैं, या कपड़े जितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगता है बच्चों वही उसका शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर पाई आर यल कर दोगे, ये आपको याद होगा क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि अगर शंक्वाकार तंबू में कितने कपड़े लगेंगे, ये पूछ रहा है कितनी क्रिमिंच लगेगी, तो उसके वक्रपृष्ठ पे ही आप सूत्र लगाओगे और इसके अलावा कुछ नहीं सोचोगे। तो इसने
कपड़ा पूछा कितना लगेगा, लेकिन सबसे पहले पता कर लो कि कपड़ा लगा कितना, कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगा। बाद में इस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कितना कपड़ा लगा। चलिए आइए देखते हैं कपड़ा कितना लगा। इसके लिए आपको इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ के लिए पाई आर यल के स्थान पे हमने बच्चों बताया है कि एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब पाई के स्थान पे चाहे तो मान रख दो 22/7 रख दो, 22/7 रख दो प्यारे बच्चों, और आर के स्थान पे 7 रखोगे। अंडर रूट एच के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, एच के स्थान पे 24 दिया, 24 का वर्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसको सॉल्व करोगे 22/7 या 7 को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, और गुणे यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए कितना आ जाएगा, 24 ही हम 576 होता है, और प्लस 7 सते 49 हो जाएगा। 22 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 576, और इसको जब जोड़ोगे बच्चों 625 आ जाएगा। और 625 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, 625 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है। 22 गुणे कितना हो जाएगा, 22 गुणे हो जाएगा 625 का वर्गमूल बच्चों 25 होगा। अब आप इसका गुणा कर लोगे, 5 दूना 25 दूना 50, और 25 दूना 50 5 55, ठीक है। ये आपका इतना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा इसके वक्रपृष्ठ यानी तंबू को बनाने में। जो कपड़ा लगेगा प्यारे बच्चों वो 550 वर्ग मीटर लगेगा, ठीक है, 550 वर्ग मीटर। अब पता लग गया कि इसमें जो कपड़ा लगेगा, इसके चारों तरफ जो कपड़ा लगेगा, वो कपड़े जो लगेंगे वो कितने क्षेत्रफल का है कपड़ा, ये 550 वर्ग मीटर का। ये वक्रपृष्ठ ही क्लियर हो जाएगा कितना कपड़ा लगेगा। अब बात करते हैं कि इतने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, ठीक है, 550 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, और वो कपड़ा बच्चों इसी तरह ही तो होगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। अब चौड़ाई इसमें अगर दे दिया, आप ध्यान समझिएगा, ये पूरा 550 मीटर का एक मान लीजिए, ये जो कपड़ा है यहाँ पर, ये कपड़ा 550 वर्ग मीटर का है, 550 वर्ग मीटर का कपड़ा है। अब इसमें अगर ये कह रहा है कि 1.5 मीटर चौड़ाई है कपड़े की, तो बच्चों कितने लंबाई का कपड़ा लगेगा। यहाँ लंबाई नहीं बोला, लेकिन इतना कॉमन सेंस आपको लगा लेना पड़ेगा कि लंबाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसकी चौड़ाई दे दी कि 1.5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो कितना कपड़ा लगेगा, तो बच्चों इसकी लंबाई ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मालूम है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है। तो कहने का मतलब अगर लंबाई गुणे चौड़ाई की बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई की बात कर रहा है, और वो आपका क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा इसको। अब लंबाई पूछ रहा है, लंबाई को हमको निकालना है, और चौड़ाई बच्चों कितना दिया है, चौड़ाई 1.5 दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। और क्षेत्रफल आपने निकाला 550 दिया है। अब आपको निकालना क्या है, लंबाई निकालना है, तो बच्चों लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे के रूप में इधर जाएगा, भाग करेगा 550 बटा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। अब आप इसको आसानी के साथ कैंसिल कर सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, क्लियर है, अब यहाँ पर जो आ जाएगा 15, यहाँ पे आप देखिए 1.5 मीटर नहीं है, यहाँ 1.5 मीटर नहीं है, यहाँ पर आपका 1.5 मीटर ना होने पे ये आपका 1.25 मीटर है प्यारे बच्चों। इसकी चौड़ाई देखिए 1.5 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, 1.25 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, चौड़ाई में यहाँ 1.25 मीटर रखोगे बच्चों, गलती हो रही थी, यहाँ पर देखिए 1.25 मीटर दिया गया है, 1.25 मीटर दिया गया। तो 1.25 मीटर से जब आप भाग करोगे बच्चों, 1.25 मीटर से भाग करोगे तो दशमलव, यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा, देखिए 550 डबल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य यहाँ पर हटाओगे, यहाँ पर हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 25 से काट सकते हैं, देखिए 25 बच्चे 125, 25 दूना 50, और 25 दूना 50 2200 आ जाएगा। अब ये 2200 बटा हो जाएगा बच्चों 5, इसको भाग करोगे 5 चौका 20, और 5 चौका 20 440 आ जाएगा। यानी जो कपड़ा लगेगा 1.25 मीटर चौड़ाई का अगर कपड़ा लोगे, तो आपको इसकी लंबाई जो लेनी पड़ेगी वो आपको 440 मीटर लंबाई का कपड़ा लगेगा। तब जाकर के इस पूरे शंक्वाकार तंबू में जितने कपड़े लगेंगे वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कपड़ा जो लगेगा शंक्वाकार, वो क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर के आधार पर ये आपका 440 मीटर का ही कपड़ा लगेगा, ठीक है बच्चों। एक बार अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही तो फिर से देख लीजिए एक बार कि इसने बोला कि कितना कपड़ा लगेगा, इसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले
कपड़ा अगर शंक्वाकार आकृति में बन रहा है, वो तंबू शंक्वाकार आकृति में बन रहा है, तो कपड़ा कितना लगेगा? तो आपका सीधा जवाब होगा जितना उसका क्षेत्रफल होगा, वक्रपृष्ठ होगा, उतना ही कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहला काम हमने यही किया कि जितना उसका वक्रपृष्ठ होगा, यानी हमने वक्रपृष्ठ निकाला 550 वर्ग मीटर आ गया, तो कपड़ा जो लगेगा बच्चों वो 550 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। क्लियर? अब अगर 550 वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा तो इसने एक शर्त ये भी बोला है यहाँ पर 1.25 मीटर का, मतलब 1.25 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा लगेगा। यानी चौड़ाई अगर दे दिया है तो लंबाई पूछ रहा है। तो आपको मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल ही कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल ही कहते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब बच्चों 1.25 चौड़ाई रख दिया और यहाँ पर 550 क्षेत्रफल था ही। जब हमने भाग किया तो 440 मीटर, ये क्या आया बच्चों? ये आ गया कपड़े की लेंथ, यानी लंबाई आ गई कि जो 1.25 मीटर चौड़ाई का कपड़ा लिया जाएगा उसकी लंबाई 440 मीटर बनेगी बच्चों। आप देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वही कि आपको 440 मीटर कपड़ा लाना पड़ेगा 1.25 मीटर चौड़ाई का, तो वही उसके वक्रपृष्ठ की तरह से आकृति बनाएगा, यानी शंक्वाकार तंबू बनाने में कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्यारे बच्चों, ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने बेलन में भी लगाया था। इस तरह का क्वेश्चन बेलन में भी लगाया था, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बेलन में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से अगर उसका हम अनुपात विधि का प्रयोग करें तो अनुपात की विधि के प्रयोग करके कैसे ऐसे सवालों को आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। और नहीं तो मनमोहन का नियम जो प्रतिशतता में आपको बताया गया होगा या बताए थे प्यारे बच्चों, उसमें आपको मनमोहन के नियम से लगाओगे, 2 बार प्रयोग कर लोगे तो वो आसानी के साथ 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है बच्चों? यही जो मैं अनुपात के नियम को बता रहा हूँ बच्चों, उसी को आप समझने का प्रयास करिए। पूरा कॉन्सेप्ट उसमें रहता है। जैसे अब इसने बोला क्या कि उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो सबसे पहले देखिए एक शंकु का आयतन होता क्या है बच्चों? एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, हमने आपको एक दिन बताया था जो कांस्टेंट मान होंगे, अगर अनुपात के नियम का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों, तो अनुपात के नियम में आपको कांस्टेंट मान जो है वो नहीं लिखना है। अर्थात अगर आपको आयतन निकालना है अनुपात के नियम से तो पाई भी कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? r लेना है और गुणे h लेना है, बस इतना प्रयोग करना है अगर अनुपात के नियम का प्रयोग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक शंकु के आयतन के लिए भी यही प्रयोग कर लेना होगा और एक बेलन के आयतन के लिए भी। अगर बेलन भी अगर यहाँ पर होता तो बिल्कुल यही आपको प्रयोग करना पड़ता और यही उत्तर दोनों के लिए आता, और शायद इस तरह का सवाल उसमें आपको बताया भी गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिए, लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब त्रिज्या में वृद्धि, अगर देखिए ध्यान समझिएगा, त्रिज्या में वृद्धि बराबर 10%, और 10% बच्चों 1/10 के बराबर होता है। ठीक है, 10% को यदि भिन्न में बदलोगे तो 1/10 के बराबर आएगा। तो त्रिज्या में अगर वृद्धि कर रहा है तो 1 की वृद्धि कर रहा है। और हमने उस दिन बताया था आपको कि ये जो नीचे हर का मान होता है वो प्रारंभिक मान होता है, प्यारे बच्चों। यानी अगर यहाँ त्रिज्या की बात कर रही तो प्रारंभिक त्रिज्या 10 रही होगी और वृद्धि कितनी की हो रही है? 1 का। जो बात की जाती है वो अंश में रहता है। ठीक है, अगर प्रारंभिक मान अगर 10 है, प्रारंभिक त्रिज्या अगर उसकी 10 है तो वृद्धि कितनी हुई? 1 की वृद्धि हुई, क्योंकि इसने कहा कि 10% की वृद्धि, और अगर 10 का 10% निकालोगे बच्चों 1 ही आएगा। इसलिए प्रारंभिक त्रिज्या अगर आप मानोगे 10 तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है, अर्थात वर्तमान में जो त्रिज्या हो जा रही है वो 11 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ प्रारंभिक पहले वाले में रखो 10 और अब कितनी हो जा रही है? 11 हो जा रही है। ठीक है, तो वर्ग हो जाएगा, त्रिज्याओं का वर्ग है, गुणे h की बात कर ले। ऐसे ही बिल्कुल इसने ऊंचाई में भी वृद्धि किया है। ऊंचाई में कितनी वृद्धि किया है? ऊंचाई में वृद्धि देख लीजिए कितनी कर रहा है, वो 10% की ही वृद्धि कर रहा है। 10% की वृद्धि का मतलब 1/10, यानी प्रारंभिक जो इसकी ऊंचाई 10 है, प्रारंभिक ऊंचाई उसकी 10 है और वृद्धि कितनी की कर रहा है बच्चों? 1 की कर रहा है, अर्थात हो जाएगा कितना? 11 हो जाएगा। बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्रारंभिक के लिए, अंतिम लिए। अब इनके आयतन निकाल लो। ये 10 दहा में 100 और 10 दहा में कितना हो जाएगा? 10 दहा में 100, क्योंकि वर्ग है, 2 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का 2 बार गुणा करोगे 100, और इसके बाद यहाँ पर 10 से गुणा करोगे 1000 हो जाएगा। यानी पहले का आयतन 1000 घन इकाई करके आ रहा है। पहले का जो आयतन है प्यारे बच्चों 1000 घन इकाई है, और बाद का आयतन देख लो 11 इग्रहियम 121 इग्रहियम में अगर अब
3 बार 11 का गुणा करोगे बच्चों ये 1331 आएगा। ठीक है, 1331 घन इकाई ये बाद वाला जो आयतन आ रहा है, बाद का आयतन, शंकु का आयतन आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये समझ में आया। त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब 1/10 हो गया, यानी प्रारंभिक इसकी त्रिज्या 10 थी तो 1 बढ़ गया, तो अब इसकी त्रिज्या 11 होगी, तो 11 का वर्ग हो गया। और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि, इसका मतलब पहले 10 था ऊंचाई, अब ऊंचाई 1 बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि हो रही, तो 11 हो गया। आयतन निकालना, 3 आप आपस में गुणा कर दोगे, 1000 घन इकाई ये आ जाएगा, एक और 1331 इकाई ये आ जाएगा। अब वृद्धि देख लो, यहाँ वृद्धि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वृद्धि कितनी हुई बताओ, आयतन में वृद्धि अब कितनी हो गई। वृद्धि की बात करें तो घटाओगे बच्चों कितना आएगा, 331 आएगा। 331 यूनिट की वृद्धि आ रही है। अब ये 331 यूनिट की वृद्धि बच्चों यही प्रतिशत में बदल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 331 की जो वृद्धि आ रही है बच्चों 1000 पे आ रही है, 1000 पर आ रही है। तो 331 1000 का कितना परसेंट होगा बस निकाल लीजिए, ये आपका 331 बटा 1000 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और गुणे हो जाएगा 100, यही उत्तर इसकी वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से भाग करोगे बच्चों 33.1% आएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, यही सही है। और देख लो SSC 2010 का पेपर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आप ये समझिए कि इसके हाई डोज के क्वेश्चन मेंसुरेशन पे इतना ज़्यादा नहीं आता है, एकदम आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और आसान हो जाता है। ये बातें अगर आपको बच्चों समझ में आ गई है तो आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन, बिल्कुल सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन, कोई मान नहीं दिया गया है, केवल आपको ध्यान से इनके सूत्र को, मान को रखना है बच्चों। लेकिन सवाल को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सूत्र आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए समझने में या सूत्र को सोचने में, तो हर हाल में ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः एच, सी और वी हो तो 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का मान क्या होगा। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल SSC का ही क्वेश्चन है। और अगर आप ध्यान दें तो जिसकी जिसकी इसने चर्चा की, इसके सूत्र जरूर लिखिए, क्योंकि इस सवाल को लगाना एकदम आसान होगा। जिसकी बात कर रहा है वो, इसकी चर्चा आप इसको ज़रूर आप लिखिए, और जिस संकेत का प्रयोग जिसके लिए कहा है उसको भी प्रयोग करिए, क्योंकि जैसे ऊंचाई के लिए एच प्रयोग करते ही आए हो तो करना ही पड़ेगा। वक्रपृष्ठ के लिए बच्चों आप यस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा। आयतन के लिए वी लिखते थे, वी आया ही है। तो एक काम करो, सबसे पहले जो सी और वी का मान है बच्चों वही आप लिखिए एच और आर के रूप में। जैसे अभी सी का मान लिखना है बच्चों, सॉल्व के लिए वक्रपृष्ठ क्या होता है बताओ, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है। सी बराबर अगर निकालना चाहोगे बच्चों पाई आर यल होगा। अगर आपने यल लिखा तो फिर खतरा ही हो जाना है, क्योंकि आपको मालूम है तो यल का मान आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर यल का वैल्यू रख दो इस तरह। इसका मान एक और भी लिखते हो आप लोग, याद होगा, इसका मान आप ऐसे भी लिखते हो, यल का मान पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लिखते हो कि नहीं बच्चों, ये लिखते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए जहाँ पर भी सी आया है वहाँ पर वर्ग के रूप में प्रयोग किया है, तो आप इसी समय वर्ग भी कर लो। तो ये सी का वर्ग करोगे बच्चों, वर्ग करोगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, देख रहे हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर जब वर्ग करोगे बच्चों ये करड़ी हट जाएगी, आपका आ जाएगा एच स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, करड़ी हट गई। अब आप चाहे तो इसका गुणा कर सकते हो, यानी सी स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों, या ऐसे ही रहने दो, सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अभी इसी को मान उठा करके यहाँ पे रखना जिसमें वो पूछ रहा है। ठीक है, अब v का भी मान निकाल लो। v का मान आपको मालूम है, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब आप देखिए v का मान, देखिए कहीं इसने एक यहाँ वर्ग के रूप में प्रयोग किया, एक बार वर्ग नहीं किया है, तो एक काम करो वर्ग इसी समय वर्ग भी कर लो। अगर इसका वर्ग करोगे प्यारे बच्चों तो वी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग होगा 1/9 हो जाएगा, इसका वर्ग पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे आर की घात 4 आ जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, वी स्क्वायर का भी मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब जिसका मान वो पूछ रहा है उसी में उठा के रख दो। देखो बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं, और एकदम आसानी तरीके से बताया भी जा रहा है, एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको जल्दबाजी करने की एकदम नहीं ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सूत्र में अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती करी, जैसे यहाँ पर बच्चों
यल का मान मैं यल ही रखता तो कहीं ना कहीं इसको विलोपित करने में दिक्कत होती है। और आप देखिए कोई भी मान यहाँ पर जितने भी मान आ रहे हैं वो अंक में आ रहा है, ना यल के रूप में आ रहा है, किसी के रूप में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमको ऐसे मान यहाँ पर लेने हैं जैसे यल को विलोपन इसलिए क्योंकि यच के रूप में दिया है तो यच की ज़रूरत पड़ेगी। आर के रूप में अपने मन से आप बढ़ा सकते हो क्योंकि आर सब में आएगा, लेकिन यल का मान केवल आपको वक्रपृष्ठ मिलेगा, आयतन में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका विलोपन आप यच और आर के रूप में ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए जो सवाल में पूछा है उसको मैं लिखता हूँ और मान रख देता हूँ। जैसे इसने पूछा 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है तो अब आप मान रख दो। 3 पाई हो जाएगा बच्चों, और v के स्थान पे 1/3 रखना है v के स्थान पर, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये v का मान रखा गया बच्चों, और गुणे यहाँ पर एच क्यूब, देख रहे हैं इतना मान हमने v का रखा है आयतन के लिए। ठीक, फिर देखिए माइनस सी स्क्वायर के स्थान पे आपने ऊपर मान निकाला था, इसलिए यहाँ पर मान रख दो। सी स्क्वायर का डायरेक्ट ही मान रख दो बच्चों। क्या रखोगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका मान सी स्क्वायर का था, और गुणे बच्चों यहाँ पर एच स्क्वायर। ध्यान रखिएगा गलती हो सकती है कहीं पर भी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए तो गलती हो जाएगी बच्चों। और फिर इसके बाद आपको प्लस 9v स्क्वायर लिखना बच्चों। 9v स्क्वायर, 9v के स्थान v स्क्वायर के स्थान पे आपने यहाँ मान निकाला है, यहाँ पे रख सकते हो 1/9 पाई का वर्ग r की घात 4 और h की घात बच्चों 2, यही लिखना था। अब इसी को सरल कर लो। अब आप देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई का गुणा पाई में होगा तो पाई का वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल आसान समझिएगा। फिर ये आर स्क्वायर है, फिर एच स्क्वायर, एच क्यूब का गुणा बच्चों इसमें होगा तो एच की घात 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना सरल होकर के ये मान आ गया। अब माइनस यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा इसमें पहले करोगे, एच स्क्वायर भी साथ में गुणा होगा तो माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच भी गुणा होगा बच्चों तो एच की घात 4 हो जाएगा। क्लियर, दिखाई पड़ा होगा एच स्क्वायर लिखा है तो बच्चों एच स्क्वायर का भी गुणा होगा और इसका भी गुणा पहले वाले पद में हो गया। अब इसका गुणा यार आर स्क्वायर में भी करोगे और एच स्क्वायर में भी करोगे, माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है। ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की घात बच्चों 4 हो जाएगा और इसका भी गुणा इसमें हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही होगी। आइए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन करा है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर बचा। क्लियर, देखिए थोड़ा सा लिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा लिखा जा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन ही इस तरह का है कि बिना संकेत के आप सोचिए कोई मान रख दिया जाए तो बिना संकेत के आप कोई मान रख नहीं पाओगे। और सूत्र का ही सवाल है और कॉन्सेप्ट का ही सवाल है प्यारे बच्चों, सूत्र का प्रयोग करना समझिए इस सवाल ने सिखा देगा आपको। ये कहीं ना कहीं आपको समझा देगा कि किस तरह के आपको सूत्र लिखने हैं, समझने हैं। और यहाँ पर थोड़ा गुणा करने में गलती मत करना बच्चों, जैसे इसका जो गुणा किया गया यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, एच स्क्वायर का भी गुणा होगा और इसका भी गुणा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो जब इसका गुणा इसमें भी होगा 4 घात हो जाएगा, ये गुणा होगा यहाँ पे लिख दिया गया था, ये लिखा गया था। फिर इसका गुणा इसमें भी हो गया, इसके साथ हो गया, कर दिया गया। अब आप देख लो यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच की घात 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की घात 4, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाइए, माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर एच स्क्वायर, एक माइनस है दूसरा प्लस है प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा इसका उत्तर 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शनों में कोई ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें 0 आ रहा होगा। क्लियर है, देखिए बेहद आसान सवाल हैं ये सब, ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में टिपिकल तो लगते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाओगे, सूत्र का प्रयोग करोगे तो इन सवालों को आप आसानी के साथ बता लोगे। बस इतना याद रहे कि सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है, सूत्र कैसे लिखने हैं, गुणा भाग, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे सवाल सूत्रों पे ही आधारित है, क्या क्या मान दिया गया उसको आपको रखना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तदनुसार उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल यानी उसका कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है।
अनुपात दिया गया है, अनुपात पूछ रहा है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप ये त्रिज्या का अनुपात अगर 4 है, ऊंचाई का 3 है, तो ये त्रिज्या जो होगी बच्चों r लिख दोगे बच्चों, 4 लिख दोगे, और जो ऊंचाई होगी वो आप 3 लिख दोगे। क्योंकि अनुपात का सवाल है, अनुपात में ही निकालना है, तो आप डायरेक्ट मान रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, लेकिन सभी सवालों में इस विधि का प्रयोग आप मत करिएगा, ठीक है। अब जैसे जिसकी बात कर रहा है वो आप डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर लो, जिसका अनुपात है शंकु वही, शंकु बच्चों वही है, शंकु वही है, शंकु वही है, केवल और केवल क्या है, इसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अगर दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया प्यारे बच्चों, और शंकु वही है, उसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है, तो आप रख करके डायरेक्ट वही सूत्र का ही प्रयोग कर लो, डायरेक्ट सूत्र का ही अनुपात निकाल लो। जैसे आपको मालूम है कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ प्यारे बच्चों पाई आर यल होगा, क्लियर, और संपूर्ण पृष्ठ बच्चों क्या होगा, पाई आर और यल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लियर। ये ध्यान रहे, ये अब इसमें से कई चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। देखिए ये पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यल से यल बटा यल प्लस आर आ गया, ये आ गया। अब यही अनुपात बनेगा। यहाँ पर ये क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है ना, जो पहला इसने पूछा है, इसने बोला उसकी वक्राकार सतह का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर है, और नीचे बच्चों किसका है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वो दोनों का अनुपात हमने निकाला, तो यल बटा यल प्लस आर। अब यल की मान यहाँ पर निकालने में आपको हो सकता है थोड़ी समस्या हो, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको हमेशा बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यदि अनुपात में दिया, अनुपात में पूछ रहा है, तो हमने बोला क्या है कि जैसे यहाँ पर r का मान क्या दिया है, r का मान 4, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया, तो मैंने डायरेक्ट r का मान 4 लिख दिया और h का मान 3 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दिया, अनुपात में पूछ रहा है। अब अगर यल का मान निकालना हुआ बच्चों, तो यल का मान आपको मालूम है, यल का मान कैसे निकलता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही मान रख दो आप। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना होगा, 3 का वर्ग लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखा जाएगा, 4 का वर्ग लिखा जाएगा। 3 का वर्ग बच्चों 9 होगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों वो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब यल का भी मान आ गया कि ये एक चीज़, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में दिया है, अनुपात में यदि पूछ रहा है आंसर, तो आप डायरेक्ट इस नियम का प्रयोग करोगे तो आपका आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब आप यल का मान रख सकते हो, क्योंकि यल का मान आ चुका है, यल का मान बच्चों 5 यहाँ रखा जाएगा, यल प्लस आर यानी यल का मान बच्चों 5, आर के स्थान पे बच्चों आर का मान आपने 4 निकाला था, तो अर्थात यहाँ रख दोगे 5 बटा कितना हो जाएगा, 9। यही आपका 5:9 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहला जो क्वेश्चन, पहला आंसर है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है बच्चों, ये ऐसे लगाना है। देखिए कितना आसान सा सवाल था। अब अगर आप 4x 3x अलग अलग करके लगाना चाहते तो भी लगा सकते हो, बस x के रूप में वर्ग बनेगा, तब भी पाइथागोरस मतलब ये यल का मान निकालोगे, यही चीज़ें x के रूप में आएंगी, सब कुछ वही होगा बस। लेकिन अगर अनुपात में दिया है, अनुपात में निकालना है, तो आप ऐसे ही प्रयोग कर लो, कभी गलत नहीं होगा। आप अनुपात वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा बच्चों कि कभी भी अगर अनुपात के रूप में सवाल दिया हो, अनुपात के रूप में कोई आंसर अगर उसका पूछ रहा हो, क्वेश्चन का आंसर अनुपात के रूप में पूछ रहा हो, तो आप इसका जवाब सीधा डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट वही लिखोगे। जैसे यहाँ पर r और h का अनुपात 4:3 दिया था, तो r का मान ये 4 हो गया और h का मान 3 हो गया। कुछ आपको अलग से सोचना नहीं। बातें क्लियर हो गई? फिर बच्चों मुझे लगता है आपका शंकु पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे हर टाइप में लगभग मैंने बता दिया। अब आपको केवल इतना करना है, आलस कतई नहीं करना बच्चों। मैं देखता हूँ वीडियो आप देख भी लेते हो, लाइक करने के लिए जैसे उंगली आपकी काम नहीं करती है, तो आप थोड़ा सा उंगली भी बढ़ाओ और थोड़ा सा चाय पी करके ही बैठो। मुझे लगता है कि आप एकदम सोते हुए पढ़ते हो, केवल और केवल व्यू कर लेते हो, और लाइक करने के लिए आप बटन नहीं दबाते। प्यारा बच्चों लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए भी, क्योंकि कर चुके हैं आप लोग, अगर नहीं करे हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। और हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, लगभग जितने भी ग्रुप आप चलाते हो सभी ग्रुपों में भेजिए, जिससे आपका लाइव क्लास बच्चों स्टार्ट हो जाए। बच्चों शंकु पे आधारित जितने भी टॉपिक थे, हमने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे लगभग हमने बता दिया। यदि कोई क्वेश्चन कोई टाइप आपको लगता है कि सर ये टाइप नहीं समझ में आया या इस टाइप के सवाल आप हमको बता दीजिए बच्चों, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर भेजिए। और यदि आप
पूर्णतः समझ गए हैं तो बच्चों, तो मुझे लगता है इसके बाद आपको 3D का ही अगला पार्ट जो आपका गोला है, जो कि बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और गोला पढ़ाने के बाद बच्चों तब आपका घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला पे आधारित मिश्रित क्वेश्चन करे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लगभग सभी परीक्षाओं के लिए एकदम अनिवार्य रूप से बच्चे तैयार भी करते हैं और तैयार होना भी चाहिए, जिससे आपका पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।